हेलो गाइस, आप सभी को रेमो का नमस्कार। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस योर लर्निंग एक्सपर्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एसएससी सीजीएल 2017 मैथ्स मेंस पेपर के डिस्कशन के आखिरी भाग के साथ आपके साथ हैं। इसके पहले हमने 17, 18, 19, 28, 21 और उसके बाद 9 मार्च की जो 2 शिफ्ट हुई उन सारे पेपर्स का डिस्कशन किया है। बाकी सारे पार्ट्स हो चुके हैं, ये आखिरी पार्ट है। और इसके साथ क्या होगा कि आपके जो पूरे 7 पेपर्स थे उनके जो 700 क्वेश्चंस हैं उनका डिस्कशन आपके सामने आज कंप्लीट हो जाएगा। और ये एक बेंचमार्क आपके लिए साबित होगा कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को शेप देना है ताकि आप सही दिशा में काम कर सकें। मिसडायरेक्टेड होके अननेसेसरी सिर्फ ज़्यादा एफर्ट करने से कुछ नहीं होगा। डायरेक्टेड एफर्ट होना चाहिए कि मुझे किस तरफ काम करने की ज़रूरत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की और उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। एप्ट्रिक्स ई क्लासेस के टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, पिन कमेंट में भी दिया हुआ है, जिसको यूज़ करके आप टेलीग्राम ग्रुप में अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर वीडियो अपलोड की नोटिफिकेशन मिले। साथ में वीडियोज़ को शेयर करें अगर आपको इससे फ़ायदा हो रहा है तो, नहीं हो रहा है तो बिल्कुल भी शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्वेश्चंस की, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 81 से क्वेश्चन नंबर 100 यानी जो बाकी के 20 क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या कह रहा है कि इन ए सेट ऑफ 3 नंबर्स द एवरेज ऑफ फर्स्ट 2 नंबर्स इज 21, द एवरेज ऑफ लास्ट 2 नंबर्स इज 24 एंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर इज 15। व्हाट इज द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स? 3 संख्याओं के सेट में पहली 2 संख्याओं का औसत 21 है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 24 है और पहली और अंतिम संख्या का औसत 15 है। उन 3 संख्याओं का औसत क्या है? देखिए ये आंसर आपसे तुरंत आना चाहिए कि इसका आंसर होगा आपका सिर्फ और सिर्फ 20। इसके अलावा इसका कोई आंसर नहीं होने वाला है और इसमें पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। आपको मेंटली विजुअलाइज करके आंसर मार्क करना है। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर मैं कहता हूँ पहले 2 नंबर, ये कह रहा है पहले 2 नंबर का जो एवरेज होता है ना वो a + b/2 होता है जो कि 21 के बराबर है। अगर आप दूसरे 2 नंबर लोगे तो आपको मिलेगा b + c/2 जो कि आपका 24 के बराबर है। अगर आप फर्स्ट और लास्ट नंबर्स का सम लेते हो a + c या c + a/2 होगा जो कि वैल्यू आपको 15 के बराबर दी हुई है। अब इन तीनों को अगर आप सम कर लें, तो आपको पता है क्या होगा, a/2 और a/2 2 बार आएगा, a बनेगा। ऐसे ही b/2 2 बार आएगा, b बनेगा। और ऐसे ही c/2 आएगा 2 बार और c बनेगा। और इनका सम जो है आप ध्यान से देखिए 45 + 15 आपका 60 के बराबर है। तो जो इनका एवरेज आएगा वो आपका हो जाएगा 60/3 क्योंकि 3 नंबर्स हुए और ये वैल्यू आपकी आ गई 20 और इसलिए इसका आंसर क्या हो गया 20। ठीक है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि इसका आंसर यहाँ पर 20 आएगा और ये कैलकुलेशन आपको मेंटली करनी है ना। हड़बड़ी में कोई भी गलती एग्जाम में ना हो, इसलिए अभी मेंटल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आप अभी से शुरू करिए, क्योंकि अगर आप अभी से ही मेंटल कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होने वाली हैं। आपको बिल्कुल भी मुश्किलात नहीं आएगी, आराम से आपका आंसर निकलेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है कि एक क्लब है जिसमें देयर आर 12 रेसलर्स। व्हेन ए रेसलर हुज वेट इज 90 kg लीव्स द क्लब, ही इज रिप्लेस्ड बाय ए न्यू रेसलर, then the average weight of this 12-member club is increasing by 0.75 kg. What is the weight of the new wrestler who joined the club? आप सिंपली क्या कह रहे हो कि एक क्लब है जिसमें 12 पहलवान हैं। जब 90 किलोग्राम वजन वाला एक पहलवान क्लब छोड़ देता है तो उसके स्थान पर एक नया पहलवान रखा जाता है और इस 12 सदस्यीय क्लब का औसत वजन 0.75 किलोग्राम से बढ़ जाता है। उस नए पहलवान का वजन जो क्लब में शामिल हुआ है वो क्या है? देखिए बहुत ही आसान है। मैंने आपको जब एवरेजेस कराया था तो एवरेजेस में मैंने आपको ये बताया था कि ये केसेस बोले जाते हैं इक्वल रिप्लेसमेंट। एक गया एक आया, 2 गया 2 आया। उस केस में सिर्फ ये होता है कि देखिए अगर आपको 0.75 से एवरेज बढ़ाना है तो जो नया मेंबर है उसको पहली बात तो 90 तो जो गया है उसकी बात कर रहे हैं तो वो बढ़ाना है एवरेज, तो वो 90 तो लाएगा ही लाएगा। साथ में 0.75 भी एक्स्ट्रा हर एक मेंबर के लिए लेके आना पड़ेगा इसको, तभी एवरेज 90.75 0.75 से बढ़ जाएगा।
अब 0.75 इंटू 12 क्या होता है आपका 9 के बराबर होता है, इसको आप लिखो ना, इसको आप 3/4 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो आपको ये वैल्यू साफ साफ दिख जाएगी कि ये 9 के बराबर है। और प्लस 90 आपको दिख गया कि आंसर कितना है आपका 99 के बराबर है। तो बहुत आसानी से आपका आंसर निकल जाएगा बिना किसी समस्या के, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन को आराम से कर सकते थे, इसमें आपको कोई तकलीफ नहीं होती। देखिए इस क्वेश्चन को करने का एक और तरीका था, अगर आप सीधे ऑप्शंस देखते तो भी आंसर मार्क कर सकते थे। आप जरा देखो इसमें सबसे आसान जो नंबर है वो 100 है, ठीक है। अब देखो अगर 100 वाला अंदर आया तो 90 वाला गया है, 100 वाला आया है, तो वो 10 एक्स्ट्रा सरप्लस लेके आया है। अब वो 10 एक्स्ट्रा सरप्लस अगर आप 12 लोगों में डिवाइड करोगे, आपको पता है 1/12 का फ्रैक्शन इक्विवेलेंट आपको पता होता है, क्या होता है? अगर मैं परसेंटेज इक्विवेलेंट की बात करूँ, आप कहोगे 8.33% होता है। तो उसी से आप आइडिया लगा लो कि 10/12 की बात करेंगे तो ये 0.83 होगा। 0.83 से एवरेज बढ़ेगा अगर 100 वाला आया तो, लेकिन हमें एवरेज बढ़ाना किससे है? सिर्फ 0.75 से, यानी इससे कम वाला आना चाहिए, 100 से कम वाला आना चाहिए। एवरेज इतना नहीं बढ़ाना है मुझे 0.83 से, 100 से कम वाला एक ही ऑप्शन है 99, इसका करेक्ट होना इसकी मजबूरी है। तो जब देखिए चीज़ों को आप सही से अंडरस्टैंड करते हैं, आपको पता होता है कि एवरेज कैसे बढ़ रहा है, क्यों बढ़ रहा है, चीज़ें बहुत आसान होती है ना, फिर हम ऑप्शंस का भी बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी मत रखिए इसमें कि एक्स और वाई जेड और मान के आप चल रहे हो, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए मेरी प्रॉब्लम सॉल्विंग में एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मैं वेरिएबल्स का इस्तेमाल बहुत कम करता हूँ। अरिथमेटिक के क्वेश्चन में आप रेयरली कभी पाएंगे कि मैंने कोई वेरिएबल लिखा है। अगर वो लिखा भी होगा तो शायद मैंने आपको समझाने के लिए गलती से लिखा होगा, मुझे वो वेरिएबल लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब आप नंबर्स के टर्म में ज़्यादा सोचते हो तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसी ही कोशिश जारी रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि एक जू में जिसका एवरेज कह रहा है कि हैज़ एन एवरेज ऑफ 500 विजिटर्स ऑन संडे एंड 200 ऑन अदर डेज। तो संडेज को कह रहा है 500 विजिटर हैं और बाकी दिनों में मंडे टू सैटरडे 200 विजिटर हैं। कह रहा है एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन ए मंथ ऑफ 30 डेज। एक मंथ को डिफाइन कर रहे हैं, 30 डेज का मंथ जो कि संडे से शुरू हो रहा है। उसमें बताना है आपको कि एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स कितने होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान सा सवाल है, इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन का स्कोप नहीं होना चाहिए। बस एक चीज़ एसरटेन करनी है कि इसमें कितने संडे होंगे इस मंथ में, क्योंकि संडे को विजिटर्स ज़्यादा हैं। अब देखो 30 डेज़ का मंथ है और आपने संडे से ही शुरुआत करी है, आपका पहला दिन ही संडे पड़ेगा। तो अगर आपका पहला दिन संडे पड़ेगा तो टोटल जो संडे आने वाले हैं आपके वो 5 आने वाले हैं। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप देख लीजिए, पहली तारीख अगर संडे होगी तो आपकी 8 तारीख भी संडे होगी, फिर आपकी 15 तारीख भी संडे होगी, फिर आपकी 22 तारीख भी संडे होगी और 29 भी आपका संडे होगा। 7 ऐड करो, है ना, तो आपको दिख जाएगा कि 5 संडेज होंगे। अगर 5 संडेज होंगे तो जो अदर डेज होंगे वो कितने होंगे? 25। यानी इनका जो रेशियो है वो 1:5 है। 1:5 जब आपको मिल गया तो आपको क्या निकालना है? फाइनल एवरेज निकालना है। देखो यहाँ पर 500 विजिटर हैं तो 500 इंटू 1 आपको 500 देगा, ठीक है, क्योंकि इसका वेट संडे का कितना है 1 और करस्पॉन्डिंग वैल्यू कितनी है 500। और 200 अदर डेज में तो 200 इंटू 5 आपका हो गया 1000। इसको किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको? 6 से। तो आप जरा देखिए आपको मिलेगा 1500/6 जो इसकी वैल्यू होती है आपकी 250, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर सकते थे। एक देखिए दूसरा तरीका भी था इस क्वेश्चन को सोचने का, वो था कि आप सीधे ऑप्शन से सोचते, ठीक है। जैसे आप कहते कि मुझे 1:5 लाना है, तो 1:5 किस ऑप्शन में आएगा आप ये भी चेक कर सकते थे। तो जैसे मैंने कहा कि आप 200 और 500 लेके चलो, यहाँ 500 है, यहाँ 200 है, और आपको अगर 1:5 यहाँ बनाना है तो आप जरा दिमाग से सोचो आप क्या वैल्यू लेके चलोगे। 250 लोगे तो ये 1 बनेगा और ये वैल्यू क्या बनेगी आपकी 5 बनेगी। रेशियो यहाँ पर आपका 50 आएगा, यहाँ 250 आएगा। तो इस तरह से आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, डायरेक्टली ऑप्शंस का भी इस्तेमाल करके, या फिर आप डायरेक्टली इससे कैलकुलेट कर लीजिए, इससे भी आंसर आ जाएगा। इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्सिटी नहीं थी, कोई भी मुश्किलात नहीं थी, क्वेश्चन बहुत आराम से निकलेगा। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा रोल आगे की कैलकुलेशन का नहीं है, रोल ये है कि आप यहाँ गलत ना हो जाएं कि नंबर ऑफ संडेज कितने होंगे। तो क्वेश्चन का लॉजिक ये है कि एक महीने में जो संडे से शुरू हो रहा है उसमें कितने संडेज हैं, अगर वो 30 दिनों का है, ठीक है। अब अगर ये बात करते किसी लेट्स से कि किसी ऐसे फरवरी की हम बात करते जो आपका नॉन लीप ईयर होता, जिसमें केवल 28 डेज होते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि एक नॉन लीप ईयर वाली फरवरी है तो उसमें 28 दिन होते हैं, आपको मालूम है, और उसमें अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता कि क्या होता, तो यहाँ पर नंबर ऑफ संडेज आपके कितने हो जाते? 4 ही बनते, क्योंकि 29 तारीख तो होती नहीं उस महीने में।
ठीक है, नंबर ऑफ डेज 28 हो सकते हैं। तो ये लॉजिक है इस क्वेश्चन का, आइडेंटिफाई करना कि रेशियो क्या है। अगर वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन बहुत आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ 35 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स इज 44, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। 35 लगातार सम संख्याओं का औसत 44 है, तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। अगर आपको एवरेज की थोड़ी सी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है पहले से, तो इसका आंसर 10 मार्क करने में आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस केस को थोड़ा ध्यान समझना, मैं इसको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ, क्योंकि अगर मैं इतने पे ही छोड़ दूंगा आपको बहुत कंफ्यूजन होगा। देखिए पहली चीज़ तो जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, आप एक काम किया करो, आप पहले तो ये स्टैंडर्ड स्टार्ट विथ 2, फर्स्ट पॉजिटिव इवन नंबर 2 से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, 2, 4, 6, 8 कॉन्टिन्यूड। अब इसका मैं जरा एवरेज का थोड़ा सा आपको समझाना चाहता हूं। अगर केवल 2 नंबर लूं तो इसका एवरेज होता है 3। देखो जरा, 4 और 2 6 और 3 आएगा। अगर आप 3 नंबर्स ले लो तो 12 को आपने 3 से डिवाइड किया तो वैल्यू आपकी कितनी आई, 4। ठीक है, तो 3 नंबर्स लिए, जब 2 लिया, 4 लिया, 6 लिया, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, तो मुझे एवरेज कितना मिला, मिडिल नंबर के बराबर मिला। फिर मैंने चौथा वाला नंबर भी इंक्लूड कर लिया। चौथा वाला नंबर जब इंक्लूड किया मैंने, देखो 8, 6, 14, 4, 18 एंड 2, 20 बाई 4 विल बी इक्वल टू 5, यानी फिर इसका एवरेज 5। हर बार एक नंबर इंक्लूड कर रहे हो तो आपका एवरेज कितना हो रहा है, 1 से बढ़ रहा है। तो ये हो गई एक छोटी सी कहानी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि ये पैटर्न होता है एवरेज का। अब अगर एवरेज आप निकालने गए इस नंबर का, है ना, तो आप जरा ध्यान से देखो, जब आपने 3 नंबर लिए तो एवरेज 4 आया, जब आपने 4 नंबर लिए तो आपका एवरेज 5 आया, जब आपने 2 नंबर लिए तो एवरेज 3 आया। तो इस तरह से अगर मैं आपसे बोलूं कि 35 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात कर रहा है, मैं भूल रहा हूं कि कहां से शुरू हो रहा है, मैं तो 2 से ही शुरू करूंगा। तो अगर 35 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स होंगे तो मेरे हिसाब से उसका एवरेज कितना आएगा, 36। लेकिन यहां क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है कि एवरेज आपका है 44। अगर एवरेज 44 है तो आप देखोगे, कहोगे एवरेज कितना ज्यादा है, 8 एक्स्ट्रा है। अगर एवरेज 8 एक्स्ट्रा है तो आप क्या करो, जो सीक्वेंस आपको पहले से मालूम है 2 से स्टार्ट करने वाला, उसमें हर एक नंबर को 8 से बढ़ा दो। अगर आपने हर एक नंबर को 8 से बढ़ा दिया तो नंबर ऑफ इवन नंबर्स कितने रहेंगे, 35 ही रहेंगे। साथ में वो कंसेक्यूटिव होंगे क्योंकि हर एक नंबर में मैं ऐड कर रहा हूं 8। अगर मेरे पास 2, 4, 6, 8 है, इसमें सब में मैं 8 ऐड करूंगा तो ये 10 बनेगा, ये आपका 8 ऐड करने पे 12 बनेगा, 8 ऐड करने पे 14 बनेगा, एंड सो ऑन। देखो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स बने हुए हैं ये, ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी मिल गई सीधे सीधे 44, 8 ऐड करने पे। तो यानी जो स्मॉलेस्ट नंबर है वो 2 ना होके जो गिवन सीरीज है उसमें कितना होगा, 10। अब कई लोग मुझसे एक सवाल पूछेंगे कि ये कैसे पता कि हमें इसी सीरीज से ही शुरू करना है, मतलब हम क्यों नहीं यहां से ले रहे हैं 4, 6, 8 काइंड ऑफ। देखिए एक समस्या है यहां पर। वो समस्या ये है कि अगर आपने देखो 10 से शुरुआत करी तो आपको पता है जो आखिरी वाला इवन नंबर आएगा, इस केस में जो 35वां इवन नंबर होगा वो 70 होगा, तो हमारे केस में यहाँ 78 आएगा, ठीक है। तो यहाँ अगर 78 आया, आप जरा ध्यान से देखो, इसका एवरेज आपका कितना आ रहा है, 35 नंबर्स हैं ये, 35 नंबर्स यहाँ पर लिखे हुए हैं। अगर आप इसमें सब में आप जो है 9 माइनस करोगे, मतलब आप ऐसे देख लो, यहीं से तो मैंने डिराइव किया है, तो यहाँ अगर 35 नंबर है तो यहाँ भी 35 नंबर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर अगर इसको आप ध्यान से देखो और आप कहोगे नहीं मैं 10 से नहीं शुरू करूंगा, किसने कहा कि इसको 2 से डिराइव करना है, मैं हो सकता है 12 से शुरू करके भी मुझे मिल जाए सीरीज, नहीं मिलेगी। अब देखो अगर आपने 12 से सीरीज शुरू किया और आपने 35 नंबर लिए तो आपका जो एवरेज होगा ना वो आपका 44 नहीं मिलेगा, फिर उससे बड़ा मिलेगा, ठीक है, उससे बड़ा मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पर जो मिनिमम पॉसिबल नंबर है, यहाँ पर कंसेक्यूटिव इवन नंबर के केस में 35 नंबर्स की बात की गई है, तो वो हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ 10 होगा। तो इस गलतफहमी का शिकार ना हो, जैसे आपने कहा 8 ले लूँ, तो अगर आप 8 ले लोगे तो भी आप गलत हो जाओगे, क्योंकि ये नंबर फिर कम हो जाएगा और आपका एवरेज क्या होगा, कम हो जाएगा, 44 नहीं होगा। 12 से शुरू करोगे तो बढ़ जाएगा, इसलिए 10 ही इसका करेक्ट आंसर होना है। तो आप जरा अगर इसको ठीक से समझते हो, ये नंबर सीरीज आपको बेसिक स्टैंडर्ड का आइडिया है, तो हमेशा इससे शुरू करो और उसको कन्वर्ट करो जो भी एक्चुअल सीरीज दी है। जैसे मैं अगर 2, 4, 6 वाली सीरीज लेके 35 नंबर लेता हूं तो मेरा एवरेज 36 आना चाहिए, लेकिन यहाँ 44 आ रहा है। 8 ज़्यादा है तो मैं हर एक नंबर को 8 से इंक्रीज कर दूंगा, मेरा एवरेज 44 हो जाएगा। 8 से इंक्रीज किया तो ये 10 होगा। आसान सवाल था, ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 85 कह रहा है कि इफ ए शॉपकीपर सेल्स ए मिक्सर at ₹11,400, then he suffers a loss of 5%. At what price should he sell the mixture to gain 10%? अगर कोई दुकानदार 11,400 रुपये में एक मिक्सर बेचता है तो उसे 5% का नुकसान होता है,
10% लाभ हासिल करने के लिए उसे मिक्सर को किस कीमत पे बेचना चाहिए। अब देखिए ये जो दो आंसर दिए हैं ये इसलिए दिए हैं क्योंकि वो आपको समझते हैं कि आप बेवकूफ़ हो, है ना। सर जी आप ये बताइए कि अगर 5% का नुकसान हो रहा है तो उस नुकसान के बाद अगर मुझे कोई चीज़ 11,400 रुपये में मिलती है, अगर मैं अपना फ़ायदा देखने लगूँ 10% का अब, तो वो वैल्यू डेफिनेटली मुझे 11,400 से ज़्यादा में बेचना पड़ेगा। तो ये जो दो ऑप्शन दिए हैं वो किन के लिए दिए हैं? जो केवल मैथमेटिक्स लगाते हैं बैठ के, लॉजिक नहीं लगाते हैं। वो बैठ के इसको कैलकुलेट करेंगे, उनको पता नहीं कि दो आंसर हो ही नहीं सकता है। और एग्जाम में ऐसा धोखा होता है कि कई बार वो आंसर निकाल भी लेते हैं, इन्हीं में से कोई सही हो जाता है उनका। ठीक है, तो ये दो वाहियात ऑप्शन तो आप पहले हटाओ ना। अब दो ऑप्शन बचे हैं, अब दो ऑप्शन में एक का सही होना उसकी मजबूरी है। आपको पता है, आपको देख के कुछ मालूम चल रहा है कि नहीं? मुझे तो ये भी मालूम चल रहा है कि इसका करेक्ट आंसर तीसरा वाला है। कैसे सर? जरा मुझे एक बात बताओ थोड़ी देर के लिए, कि किसी चीज़ में अगर 5% का नुकसान हुआ है तो वो 11,400 में मिल रही है। अब जरा मेंटली विजुलाइज करो, एक वैल्यू जरा ध्यान से सोचना, 12,000, बगल वाली वैल्यू है 12,000। 12,000 में जब 5% का नुकसान होता है ना तो 600 का नुकसान होता है, तो 11,400 में बिकती है, यानी 12,000 ही तो उसकी क्या हो गई? कॉस्ट प्राइस। अब उसको और मुनाफे में बेचना है, यानी 12,000 से ज़्यादा में बेचना है। तो क्या आंसर हो सकता है? बस सिर्फ और सिर्फ 13,200। 12,000 से ज़्यादा। मैं तो ये भी नहीं देख रहा हूँ कि 10% का गेन हो रहा है। क्यों देखूँ? मुझे पता है 12,000 अगर कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट में बेचने के लिए 12,000 से ज़्यादा में बेचना पड़ेगा, तो यही सही हो सकता है ना? ये भी नहीं हो सकता। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना तो कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है ना, थोड़ा सा नंबर्स में अच्छे हो जाइए आप, आसानी से चीज़ें निकल आती हैं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं। दो ऑप्शन पहले ख़त्म किए, फिर मैंने कहा 5% का नुकसान हो रहा है, 12,000 पास की वैल्यू थी, देखा 12,000 में 5% कम करने पे 11,400 आ रहा है, यानी 12,000 कॉस्ट प्राइस हो गया, यानी उससे ऊपर सही होगा प्रॉफिट में बेचने के लिए, हो गया। अब जिनको आत्मा की शांति नहीं मिलती उनके लिए दिखा देता हूँ। 12,000 आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, 10% आप बढ़ा रहे हो जो कि होगा 1,200, तो ये 13,200 आंसर आएगा। लेकिन थोड़ा सा अपने इंस्टिंक्ट पे रिलाई करो ना, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, आंसर मार्क करोगे सीधा। क्वेश्चन नंबर 86 क्या कह रहा है कि एक ग्रेन ट्रेडर है जिसके पास है 100 बैग्स ऑफ राइस। ही सोल्ड सम एट 10% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 20% प्रॉफिट। हिज ओवरऑल प्रॉफिट ऑन सेलिंग 100 बैग्स वॉज 14%, 14% का उसको लाभ होता है। बताना है हाउ मेनी बैग्स डिड ही सेल एट 20% प्रॉफिट। देखिए इतने वाहियात ऑप्शन दिए हैं कि मैं आंसर को डायरेक्टली मार्क कर रहा हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, आप भी कर सकते हो। क्वेश्चन हिंदी में पढ़ता हूँ। एक अनाज व्यापारी के पास चावल के 100 बैग हैं, उन्होंने 10% लाभ पर कुछ बैग बेचे और बाकी 20% के लाभ पर बेचे। ये 100 बैग बेचने पर कुल 14% का लाभ हुआ। उन्होंने 20% लाभ पर कितने बैग बेचे थे? आपको एक चीज़ मैंने एवरेज में पढ़ाई है, उसका इस्तेमाल मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ ना कि आप टॉपिकल मत रहो, क्रॉस टॉपिकल रहो। अंडरस्टैंडिंग बेहतर है तो आपको टॉपिक के बारे में नहीं सोचना किस टॉपिक का सवाल है, बेस्ड ऑन क्वेश्चन आपका रिएक्शन होगा। देखिए यहाँ पर 10 और 20%, एक जगह 10% प्रॉफिट है, एक जगह 20% प्रॉफिट है, बट अल्टीमेट रिजल्ट आप कह रहे हो कि बीच में नहीं है। बीच में होता कब? जब दोनों बराबर बराबर, लेट से वो कहता 50 बैग उसने 10% प्रॉफिट में बेचा, 50 बैग उसने 20% प्रॉफिट में बेचा, तो एवरेज बीच में होता। लेकिन यहाँ करें प्रॉफिट 14% हो रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना कि अगर नेट एवरेज जो कंबाइंड है वो शिफ्ट हो रहा है 10% की तरफ, मतलब ये मेजॉरिटी में है। 10% वाला मेजॉरिटी में है, यानी 50 से ज़्यादा होगा। ये वैल्यू क्या होगी फिर आप बताओ? 50 से कम होगी ना। एक ही ऑप्शन दिया है, मैं क्या करूँ? इसका सही होना इसकी मजबूरी है। क्यों नहीं इस्तेमाल करते ये सब? हर बार कुछ ना कुछ ऐसा आप तिकड़म लगाते हो कि आंसर तो आ जाए, लेकिन वही एक सेट पैटर्न है आपके सोचने का, उसको ब्रेक करिए, उस मेंटल बैरियर को तोड़ दीजिए। अब मैंने आपको बहुत सफिशिएंट एक्सपोजर देने की कोशिश करी है कि आपकी जो लॉजिक है ना वो प्रिवेल करता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर बात करें जहाँ पर ऑब्जेक्टिव पेपर आप देने जा रहे हो, वहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं ना। मैं सिंपल सा यही कह रहा हूँ कि एवरेज को 15% भी होने के लिए ये 1:1 होना चाहिए, यानी 50-50 बैग। अगर ये इधर खिसका हुआ है, बीच में नहीं है, इसका मतलब ये मेजॉरिटी में है। अगर 10% वाले बैग मेजॉरिटी में है, यानी 50 से ज़्यादा हैं, तो ये वैल्यू 50 से कम ही आएगी ना सर। आंसर क्या होगा? केवल और केवल 40 हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 क्या कह रहा है कि बाई सेलिंग 21 पॉट्स एट ₹2520 देयर इज ए लॉस इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 पॉट्स। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पॉट। 2520 रुपये में 21 पॉट बेचने पर 3 पॉट की कीमत के बराबर नुकसान होता है। प्रत्येक पॉट का लागत मूल्य ज्ञात करें। आपको कुछ नहीं करना है, 2520 को 18 से डिवाइड करना है। 18 × 14 आपका होता है 252।
तो आपका जो आंसर आ गया ये 140 आ गया। आप कहोगे इतना जल्दी क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, बताओ समझाता हूँ। सर आप मुझे बताओ, यहाँ पर 21 को आपने बेचा तो आप कहोगे 21 का जो सेलिंग प्राइस है, ठीक है, और यहाँ पर आपको हो रहा है लॉस हो रहा है 3 पॉट्स का। तो जब लॉस होता है तो आप क्या करते हो कि जो 21 का कॉस्ट प्राइस होगा इसमें लॉस जब माइनस करोगे, जो लॉस है आपका 3CP, जब ये लॉस माइनस करोगे तो क्या मिलेगा आपको, सेलिंग प्राइस। दैट्स इट, यही सोचना था, वही मैंने सोचा मेंटली कि 18CP के बराबर होगा। भाई कॉस्ट प्राइस की जब रिलेशनशिप आप लिखते हो तो मैंने बताया ना क्वांटिटी बराबर होनी चाहिए। तो आप कह रहे हो कि 21 को बेचा तो उसका टोटल सेलिंग प्राइस हुआ 21 SP, 21 क्वांटिटीज। यहाँ पर आप कहोगे कि 21 का जो टोटल कॉस्ट प्राइस होगा वो 21 CP होगा। अब यहाँ से अगर मुझे यहाँ आना है और लॉस हुआ है तो मैं लॉस को माइनस करूँगा। लॉस क्या है, 3 पॉट्स के कॉस्ट प्राइस के बराबर, तो मैंने कहा 3CP। अब देखो 21 CP माइनस 3CP किसके बराबर है, यानी 18 CP जो है वो 21 SP के बराबर है, जो कि 2520 दिया हुआ है। CP की वैल्यू क्या आ गई, 140। मेंटली थोड़ा सा कोशिश करिए ना कि देखिए यहाँ पर ये रिएक्शंस बेहतर होने चाहिए आपके, इसको लिख के ही करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अगर अपने रिएक्शंस को बेहतर रखते हो तो क्वेश्चन कैसे नहीं होगा, क्वेश्चन तो ऐसे ही ईजिली निकल जाएगा आपका बिना किसी समस्या के। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कि द प्रॉफिट मार्जिन परसेंट ऑन ए सोफा सेट इज 100%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ सोफा सेट फॉल्स बाई 20%, देन व्हाट विल बी द न्यू प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज। एक सोफा सेट पर लाभ मार्जिन 100% है, यदि सोफा सेट की कीमत 20% गिर जाती है तो मार्जिन, लाभ मार्जिन क्या होगा परसेंटेज में। देखिए ये क्वेश्चन में फंडामेंटली एक छोटी सी एरर है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए जो मार्जिन परसेंटेज होता है वो मार्जिन परसेंटेज जो है डिफाइन होता है सेलिंग प्राइस पे, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज डिफाइन होता है कॉस्ट प्राइस पे। तो जब मार्जिन परसेंटेज की बात की जाएगी तो वो सेलिंग प्राइस पे डिफाइंड होगा, ठीक है। और एक चीज़ आप ये भी ध्यान रखो कि 100% मार्जिन परसेंटेज आपका नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर आपका मार्जिन परसेंटेज 100% हो गया तो इसका मतलब आपका कॉस्ट प्राइस 0 होना चाहिए। मैंने कहा लेट्स से मेरा 100 रुपये सेलिंग प्राइस है, मार्जिन परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं, तो आपने अगर 100% ऑफ 100 निकाला यानी प्रॉफिट मार्जिन अमाउंट, तो वो 100 रुपीज़ हो गया। अब अगर मैं सेलिंग प्राइस में से 100 घटा दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 0, कॉस्ट प्राइस 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब कॉस्ट प्राइस 0 होता है तो बाकी हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ डिफाइन नहीं होगी। अब देखिए पहले के सवालों में ये कि एसएससी ने जो की दी है कि वो मार्जिन परसेंटेज को भी कॉस्ट प्राइस पे निकाल रहे हैं, ठीक है, उसी के हिसाब से इन्होंने ऑप्शन भी दिया होगा, उनके हिसाब से क्वेश्चन सही भी होगा, ठीक है। लेकिन इतना मैं आपको बार बार समझाता हूँ, जब मार्जिन परसेंटेज की बात होती है, मार्जिन परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो ये फंडामेंटल है, बाकी एसएससी क्या मानता है नहीं मानता है ये उनका गेम है, ठीक है। अब मैं इसको कॉस्ट प्राइस पे लेके करा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा, आंसर भी आपका मैच कर जाएगा। कॉस्ट प्राइस पे आप करोगे तो देखिए इन्होंने कहा कि प्रॉफिट मार्जिन 100% है, तो यानी 100 रुपये का सामान 200 रुपये में सेलिंग प्राइस हो गया। अब अगर आप करो कि ये आपका 80 हो गया, 20% कम हो गया और ये वैल्यू अभी भी 200 है, तो बताना है कितना मार्जिन परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन परसेंट हो गया, यानी इसेंशियली ये प्रॉफिट परसेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको मार्जिन काट दो तो प्रॉफिट परसेंट की बात करेंगे तो ये 150% आपको मिल जाएगा वैल्यू, 150%। आसानी से आपका आंसर आ जाएगा बिना किसी समस्या के, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान था। अब देखिए इस क्वेश्चन को आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बहुत आसानी से ऐसे सवाल निकल जाते हैं। बस सवाल ये है कि टर्म्स की बात है, ये प्रॉफिट परसेंटेज ही होना चाहिए, मार्जिन वर्ड का इस्तेमाल यहाँ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 क्या कह रहा है कि 150% ऑफ 0.05% ऑफ x इज 75, तो x की वैल्यू बता दो, ठीक है। देखिए इतना आसान सवाल है ना कि इसमें अगर आपने कोई भी समय एक्स्ट्रा लगाया तो वो समय की भी घोर बर्बादी है और ये अन्याय है आपका अपने साथ, मत करें। देखो इसमें क्या होता है ना कि कई बार आप ऐसे कंफ्यूज हो जाते हो कि अननेसेसरीली यहाँ आपको परेशान करेगा परसेंटेज का सिंबल, परेशान करेगा आपको डेसिमल की प्लेसिंग। पर जरा मुझे एक बात बताओ, परसेंटेज का मतलब अल्टीमेटली प्रोडक्ट होता है और जीरोस का खेल आता है, मतलब डेसिमल इधर उधर होता है, बाकी क्या ही होता है। मैं आपसे बोलूँ कि 150% का 5% निकाल दो या 0.5% निकाल दो, जो डिजिट्स होंगी वो सेम होंगी, बट डेसिमल इधर उधर भगेगा। आप सब कुछ भूल जाओ, क्योंकि देखो जितने भी ऑप्शन दिए हैं आप बस इतना पता कर लो कि स्टार्टिंग डिजिट क्या होगी, वो आपकी 100 होने वाली है या 75 होने वाली है, 125 होने वाली है, 150 होने वाली है, आ जाएगा आंसर। अब जरा ध्यान से देखो, 15 को अगर आपने, क्योंकि परसेंटेज अल्टीमेटली एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया 75 आएगा, इधर भी 75 है, कैंसिल हो जाएगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कुछ ना कुछ 1 फॉलोड बाई ऑल द जीरोज आएगी। अगर मैं सब कुछ भूल गया तो मैं इतना जानता हूँ 75 से डिवाइड होके सिर्फ मुझे एक डिजिट की बात करूँ तो 1 दिखेगा, डेसिमल लगा दो,
तो डेसिमल में जो पॉसिबिलिटी है वो क्या होगा, इसके आगे जीरो ही तो लगेगा। एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, वो क्या है, पहला ऑप्शन। समय बर्बाद ना करें, समय की घोर बर्बादी अत्यंत ही अनुचित है, ना करें। अगला क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि एक स्टूडेंट मल्टीप्लाइड ए नंबर बाई 4/5 इंस्टेड ऑफ 5/4। मतलब मल्टीप्लाई करना था उनको 5/4 से, वो कर दिया 4/5 से। व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन द कैलकुलेशन। एक छात्र ने 5/4 के बजाय 4/5 से एक संख्या को गुणा किया, उस गणना में हुई त्रुटि का प्रतिशत क्या है। देखिए इतना आसान सवाल है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बस आपको थोड़ा कैलकुलेशन के लिए फ्रेंडली नंबर्स लेने पड़ेंगे। मैंने 20 एज्यूम किया है, एक बार 5 से डिवाइड करना है, एक बार 4 से डिवाइड करना है, तो 20 एक नेचुरल चॉइस है, इंटीजर्स मिलेंगे। देखो उसने मल्टीप्लाई करना था 5/4 से, अगर वो 5/4 से मल्टीप्लाई करता तो आपको कितना आना चाहिए था, एक्चुअल आंसर 25 आना चाहिए था, पर उसने किया क्या, 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर उसने 4/5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो उसका आंसर कितना आ गया, 16 आ गया। ठीक है, तो 25 से 16 में जो परसेंटेज एरर है वो कितनी है, इसको 100 बना लो, ये आपका हो जाएगा 64। परसेंटेज एरर कितनी है, 36%। परसेंटेज इज डिफाइंड ऑन ए बेस ऑफ 100। तो मैंने 25 को 100 बनाया, 4 से गुणा किया, यहाँ भी 4 से गुणा किया, 100 से 64 होने में 36% का त्रुटि हुआ है, मार्क करना है 36% बिना किसी समस्या के। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। फॉन्ट छोटा होगा, डरिएगा मत, समझाऊंगा अच्छे से। इलेक्शन वर हेल्ड इन ए सोसाइटी टू इलेक्ट ए चेयरमैन। देयर वर ओनली 2 कैंडिडेट्स A and B. Candidate B got 25% less vote than candidate A. The number of members who did not cast the vote was same as the number of votes candidate B got. By how many votes did A win if the society had 20,000 members? कह रहा है सभापति का चुनाव करने के लिए एक समाज में चुनाव हुए, वहाँ 2 उम्मीदवार थे A और B। उम्मीदवार B को उम्मीदवार A के मुकाबले में 25% कम वोट मिले। उन सदस्यों की संख्या जिन्होंने वोट नहीं डाला उन वोटों की संख्या के बराबर थी जो उम्मीदवार B को मिले। यदि उस समाज में 20,000 सदस्य हैं तो A को कितने वोट मिले। चलिए करते हैं, देखो पहले मानते हैं A को मिला 4 वोट। क्यों भाई, क्योंकि 25% दिया है, तो B को मिलेगा 25% लेस, 1 कम 3, और इतने ही लोगों ने वोट नहीं डाला है। ठीक है, नॉट वोटेड। अब बताओ टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हुए, 4 और 3 7 और 3 कितना हुआ, 10। तो 10 हुआ टोटल नंबर ऑफ वोट्स, 10 पार्ट्स कह लो। ये वैल्यू आपको दी है 20,000 के बराबर। पूछ क्या रहे हैं जरा देखो, रिलेशनशिप मुझे मिल चुकी है। अब ये कह रहे हैं कि आपको ये बताना है हाउ मेनी वोट्स डिड ए विन, मतलब ए को कितने वोट मिले। ए को कितने वोट मिले, आप कहोगे ए को वोट मिले हैं 4 की करस्पॉन्डिंग। अब देखो यहाँ पर आंसर आ गया कि नहीं, कि 10 अगर 20,000 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो एक किसको करस्पॉन्ड करेगा, 2,000 को, और एक अगर 2,000 को करस्पॉन्ड करेगा तो आप कहोगे यहाँ आंसर कितना हो जाएगा, ए को कितने वोट मिले, ए को वोट मिले हैं 8,000। ठीक है, तो ये हो गया क्लियर। लेकिन एक चीज अच्छा देखिए, यहां पर लिखा है बाय हाउ मेनी वोट्स डिड ए विन, ए कितने वोटों से जीता, राइट, बाय हाउ मेनी वोट्स डिड ए विन। यहां पर लिखा हुआ है ए को कितने वोट मिले, दोनों भाषाएं बिल्कुल अलग हैं। ठीक है, ए को वोट मिले हैं 8,000, लेकिन ए कितने वोटों से जीता है वो एक पार्ट के बराबर है जो कि 2,000 के बराबर है। ठीक है, तो ये तो वो वाला सवाल होगा जिसमें बेनिफिट टू ऑल मिला होगा, क्योंकि इसमें हिंदी में कुछ और पूछ रहे हैं, अंग्रेजी में कुछ और पूछ रहे हैं। अब पता नहीं वो कहते हैं कि हम अंग्रेजी ही मानेंगे, अब मुझे इसका मालूम नहीं है कि उनकी क्या पॉलिसी है। बट बाय हाउ मेनी वोट्स डिड ए विन, इसका मतलब हुआ 2,000। ठीक है, 1, लेकिन यहाँ लिखा है कितने वोट मिले, तो वो हो गया 8,000। आपका आसानी से होना चाहिए क्वेश्चन, बिना किसी तकलीफ के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है कि 250% ऑफ ए इज इक्वल टू बी, देन b% ऑफ 250 इज सेम एज a% ऑफ व्हाट। देखिए जब भी ऐसे सवाल आपको दिखे ना, पहला काम किया करो ना, एक वैल्यू को तो 100 मान ही लो। 100 मानने से क्या होता है, नंबर्स में कन्वर्ट हो जाता है। 250% 100 का 250 के बराबर होता है, यानी b की वैल्यू आपको 250 मिल गई। अगर b की वैल्यू आपको 250 मिल गई तो अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर इन्होंने कहा कि अब मुझे निकालना है 250% ऑफ 250। ठीक है, तो इसका अगर आपको 250% निकालना है 250 का, तो जरा बताओ कितना होगा। आप 250% का मतलब होता है 2.5 गुना। ठीक है, 250% का मतलब 2.5 गुना, 200% का मतलब 2 गुना। 250 इंटू 2.5 आप करोगे तो आपको मिलेगा 625, है ना। 25 और 25 का प्रोडक्ट ही तो अल्टीमेटली आएगा 625। ठीक है, तो क्योंकि 2 जीरोज हैं वो परसेंटेज से कैंसिल हो गए। अब a% ऑफ, ये वैल्यू आपको मिल गई। b की वैल्यू आपको कितना मालूम है, b की वैल्यू आपने, a की वैल्यू आपने 100 मान रखी है पहले ही,
तो अब बताना है ये बराबर होगा 100% ऑफ कितना, अरे भाई 625, 100% ऑफ 625 के ही बराबर होगा, यानी आंसर यहाँ पर कितना हो गया 625। बिना किसी कंफ्यूजन के आपका आंसर आ जाएगा। तो नंबर्स में कन्वर्ट करने से थोड़ा सा आसान हो जाता है, वरना आप वेरिएबल के टर्म्स में सोचते हो तो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। उम्मीद करता हूँ आप इसको समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कह रहा है कि एक बुलेट शूट्स 500 मीटर्स इन 0.2 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। एक बुलेट 0.2 सेकेंड में 500 मीटर की दूरी तय करती है, किलोमीटर प्रति घंटा में इसकी गति क्या है। समय व्यर्थ किए बिना 9000 आंसर लगाना है। कैसे? देखिए आप तो कन्वर्जन याद करते हो कुछ 5/18 वाला, मैंने आपको कन्वर्जन बताया था, अगर आपको याद हो कि 5 मीटर पर सेकंड जो होता है ना वो 18 किलोमीटर पर आवर के बराबर होता है। ये कन्वर्जन बहुत हेल्पफुल होता है। यहाँ पर आप देखो आपको 500 मीटर इन 0.2 सेकंड दिया है, यानी अल्टीमेटली अगर मैं कुछ लिखूंगा तो मुझे 500/0.2 मीटर पर सेकंड मिलने वाला है सर। ठीक है, ये तो मिलेगा क्योंकि टाइम दिया हुआ है, तो मैं 0.2 लिखूंगा, यहाँ 500 लिखूंगा। अब जरा ध्यान से देखो, अगर मैं सिर्फ 5 मीटर पर सेकंड के बारे में सोचूं तो वो वैल्यू आपको पता है किसके बराबर होगी, 18 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो मैं लिख दूंगा इसको अल्टीमेटली 1800 डिवाइडेड बाई 0.2, ये आएगा। आप बताओ कितनी वैल्यू होगी, 9000 आ गई कि नहीं। कितना आसान था। तो वो 5/18 और जो भी आपको ध्यान है उस तरह से ना ध्यान रखें। ये अगर ध्यान है कि 5 मीटर पर सेकंड किसके बराबर है, तो कई बार मल्टीपल ऑफ 5 में जो है आपकी स्पीड्स आती है मीटर पर सेकंड में, उनको डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं 18 से मल्टीप्लाई करके, लाइक दैट, जैसे मैंने यहाँ किया। ठीक है, देखिए एक तरीका और भी था, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आप यहीं सिंप्लीफाई कर लेते इसको, और आप कहते कि देखो ये जो वैल्यू आपको दी हुई है ना 0.2, तो 0.2 को अगर आपने डिवाइड किया सीधे, आपको पता है क्या आएगा, 1/0.2 आपका 5 होता है, तो ये 5 × 500 मीटर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ से आप 5 मीटर पर सेकंड निकाल लो, ये वैल्यू आप 18 से रिप्लेस कर दो, 18 × 5 कितना हो गया, 99,000 आंसर आ गया, आसानी से आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कह रहा है कि ये टैक्सी गोज फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 84 किलोमीटर पर आवर। इन द रिटर्न जर्नी ड्यू टू ट्रैफिक द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी फॉल्स बाई 24 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी फॉर द टोटल जर्नी। एक टैक्सी शहर ए से 20 तक जाती है 84 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। ट्रैफिक के कारण, अब देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ट्रैफिक के कारण वापसी यात्रा में टैक्सी की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो जाती है, तो कुल यात्रा में टैक्सी की औसत गति ज्ञात करें। अब देखिए सवाल में पहली बात मैं बताता हूँ, आप लोग समय कैसे बर्बाद करते हो खूब। आपको फार्मूला जरूर पता होता है कि इसका तो स्टैंडर्ड फार्मूला बच्चे को याद है, 2s1s2/s1 + s2। मैंने पहले आपके तरीके से करा देता हूँ और आपके तरीके में बता देता हूँ, थोड़ा सावधानी रखिए। अब आप कहते हो 84 इधर स्पीड है, 24 माइनस किया तो स्पीड हो गई 60, दोनों तरफ की स्पीड मिल गई। अब खुशी खुशी ऐसे करते हो आप, 2 × 84 × 60 डिवाइडेड बाई 84 + 60, है ना। अब देखो कितना गुणा भाग करना पड़ेगा आपको। ठीक है, अल्टीमेटली काफ़ी कुछ कैंसिल होकर आंसर निकालेगा। देखिए पहली बात तो ये कि जब भी आपको स्पीड ऐसी मिले जिसमें कोई कॉमन फैक्टर है, निकाल लो उसको बाहर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लो। ये देखो 12 × 7 है और ये आपका 12 × 5 है। अब क्या करूँगा ना, मैं 12 को भूल जाऊँगा फिलहाल, 7 और 5 से स्टार्ट करूँगा, कैलकुलेशन आसान होगी। 2 × 7 × 5 डिवाइडेड बाई 12 इंटू जो 12 हटा लिया था फैक्टर, अब उसको वापस ले आता हूँ। अल्टीमेटली जो फाइनल स्पीड होगी, अगर मैंने 12 का फैक्टर निकाला है तो उसमें बाद में 12 के फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जरा आप बताओ मुझे आ गया कि नहीं, कैलकुलेशन आसान हो गई कि नहीं। तो जो फॉर्मूला भी लगा रहे हैं उनके लिए भी मैं मदद कर रहा हूँ कि कैसे थोड़ी कैलकुलेशन को कम करें। जब दो स्पीड दी हैं, कोई कॉमन फैक्टर निकल रहा है तो निकाल के फिर कैलकुलेट करो, आसान हो जाता है, कम कैलकुलेशन होती है। वरना आप अननेसेसरी ना पहले जोड़ते हो फिर उसको काटते हो, अरे पहले ही काट दो। ठीक है, दूसरा तरीका देखिए, एलिगेशन मैंने आपको बताया हुआ है, एलिगेशन का इस्तेमाल करके भी ये क्वेश्चन लगाया जा सकता है। देखो ध्यान से, पहली बात तो ये है कि आप कहोगे कि ये 84 है, फिर से 12 का फैक्टर निकालो तो ये 7 हो गया और ये कितना हुआ, 5 हुआ, है ना। तो 7 हुआ और सॉरी ये 2 हुआ, तो जो करस्पॉन्डिंग स्पीड होगी रिवर्स साइड में वो 5 को करस्पॉन्ड करेगी, 7 और 5। मैं कहूँगा ये 7 है और ये मेरा 5 है। ठीक है, अब देखें ध्यान से, मैंने आपको बताया था कि टाइम रेशियो निकालो। ये आपका स्पीड रेशियो है तो टाइम रेशियो आपका क्या हो गया, 5:7 हो गया। ये हो गया आपका टाइम रेशियो। अगर स्पीड रेशियो मालूम है, एलिगेशन लगाना है तो टाइम रेशियो लिखना पड़ता है। डिस्टेंस सेम है, स्पीड रेशियो का उल्टा टाइम रेशियो हो जाता है। अब वो जो स्पीड आपकी है वापस ले आओ। आपकी स्पीड यहाँ पर 84 थी, यहाँ 60 था। ध्यान से देखना, ये कितने पार्ट्स हुए टोटल, 12 पार्ट्स। बीच की दूरी कितनी हुई, आप जरा देखो यहाँ पर 24 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप अगर इस 60 को ना भी लिखते तो चलता, वो दिया हुआ ना कि 24 कम है, तो आप इसको ना लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मेंटली अगर विजुलाइज कर लेते हो कि ये 5:7 है, बढ़िया है, अच्छी बात है। ठीक है, एनीवेज मैं वापस आ रहा हूँ। अब ये 24 हुआ, 12 पार्ट्स अगर 24 के बराबर है तो एक पार्ट 2 के बराबर होगा।
तो देखिए अब 7 पार्ट आप निकालोगे इसके करस्पॉन्डिंग, तो ये वैल्यू आपकी किसके बराबर आएगी 14। डायरेक्शन ऑफ डिक्रीज ये वैल्यू कितनी होगी 70। इधर से कैलकुलेट करना चाहो वो भी हो जाएगा। 60 है, 5 पार्ट किसके बराबर है 10, 5 × 2 70 आ गया। तो जिनको ये स्ट्रेट एलिगेशन नहीं पता है, मिक्सचर एंड एलिगेशन नाम के टॉपिक में मैंने इसको अच्छे से कवर किया हुआ है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके उसको सर्च कर सकते हैं, एप्ट्रिक्स के चैनल पे आपको मिल जाएगा, उसको आप देख लो स्ट्रेट एलिगेशन कैसे इस्तेमाल होता है। फॉर्मूला लगा रहे हैं तो आप कॉमन फैक्टर निकाल के लगाइए। अगला क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है कि एक जॉगर कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए सम स्पीड, हैड ही मूव 3 km/h faster, he would have taken 20 minutes less. If he had moved 1 km/h slower, he would have taken 10 minutes more. What is the distance that he jogged? एक जॉगर ने कुछ गति से एक निश्चित दूरी को तय किया, वह 3 km/h तेज हो गया तो उसे 20 मिनट कम लगे होते। यदि वह 1 km/h धीमी गति से गया होता तो उसे 10 मिनट और अधिक लग जाते। उसके द्वारा तय गई दूरी किलोमीटर में क्या है? आपको पता है जब मैं हिंदी पढ़ रहा था तो मैं ऑप्शन भी देख रहा था और मैंने सॉल्व भी कर दिया कि इसका आंसर कितना है 12, ठीक है। देखिए इस तरह के सवाल आपको बहुत परेशान करते हैं, कुछ बड़े बड़े भयानक फॉर्मूले भी होते हैं इन सब सवालों के, है ना। कुछ नहीं करना है। आप जरा मुझे एक बात बताओ, दोनों केस में डिस्टेंस सेम है कि नहीं? बिल्कुल डिस्टेंस सेम है ना, क्योंकि वो बात कर रहा है कि स्पीड बढ़ा रहा है तो टाइम कम लग रहा है। 1 km/h बढ़ा दिया तो उसको 10 मिनट ज़्यादा लग गए काइंड ऑफ, ठीक है। एक चीज़ मुझे बताओ, डिस्टेंस सेम है ना, तो डिस्टेंस अगर सेम है, एक में 20 मिनट्स कम लग रहे हैं, एक में 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं, इन दोनों केसेस में कितना गैप है? 30 मिनट्स का है कि नहीं है? दोनों केसेस की बात करूं तो 30 मिनट का गैप है। और आपको ये भी मालूम है कि स्पीड इंटू टाइम आपका डिस्टेंस के बराबर होता है। अब मैं मेंटली कुछ चीज़ें सोच रहा था, ठीक है, मुझे 30 मिनट का गैप चाहिए, तो टाइम की फ्रंट में अगर मैं बात करूँ तो मे बी 1 घंटा और 1.5 घंटा सेटिस्फाई करेगा, या फिर 2 घंटा और 2.5 घंटा सेटिस्फाई करेगा, लाइक दैट, ठीक है। तो देखिए एक चीज़, नंबर्स में मैं बहुत अच्छा हूँ, मतलब नंबर का अगर कोई पैटर्न है वो पकड़ना मेरे लिए आसान होता है, तो मुझे यही तो फिट करना है ना कि कहाँ पर ये हो जाएगा। अब देखो मैं एक नंबर दिखाता हूँ, बड़े ध्यान से देखना। एक तो आपका हो गया सिंपली 12 × 1 और आपका 8 × 1.5। देखो दोनों केस में डिस्टेंस 12-12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। और टाइम का जो डिफरेंस है 1 से 1.5 घंटे में कितना है? 30 मिनट का, आधे घंटे का। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एक कंडीशन और भी थी वो भी सेटिस्फाई हुई। देखो यहाँ पर ये गैप स्पीड का कितना होना चाहिए? 4 होना चाहिए। 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर तेज और ये 1 किलोमीटर स्लोवर, इन दोनों की स्पीड का जो गैप है वो 4 km/h का है। देखो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। 12 से 8 4 का गैप, 1 से 1.5 आधे घंटे का गैप, सारी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। यहाँ 1 घंटा लगेगा 12 की स्पीड से, और यहाँ पर 8 से 1.5 घंटा लगेगा, 30 मिनट का गैप है, कंडीशन सेटिस्फाई हुई। और देखो यहाँ पर इसका गैप भी 4 km/h का है। हो गया ना? क्यों इतना भेजा खराब करते हो फॉर्मूले रट रट के? स्पीड 3 नंबर्स फिट करने हैं यहाँ पर कि ये कांस्टेंट हो जाए और ये दोनों वैल्यूज में उतना गैप मिल जाए, और यहाँ पर ये गैप 1.5 का हो और ये गैप 4 का हो। एक ही ऐसा नंबर पॉसिबल होगा, उसी को सोचना होता है। तो थोड़ा सा अगर नंबर्स में आप अच्छे हो ना, कभी दिक्कत नहीं होती। ऐसे सवाल और भी आए थे, प्लेन ऊन के सवाल भी आए थे, मुझे याद है 17, 18, 19 वाले पेपर में, वहाँ भी हमने ऐसे ही नंबर्स क्रंच किए थे सीधे, ठीक है, टाइम दिया हुआ था, ठीक है। तो आप ना थोड़ा सा नंबर्स में अच्छे हो जाइए कि एक प्रोडक्ट कांस्टेंट है, 2 नंबर्स के फॉर्म में लिखना है, कुछ कंडीशन दी है, हम रिवर्स इंजीनियरिंग करेंगे और मार्क करेंगे आंसर। तो मुझे इस तरह के क्वेश्चन में सेकंड्स भी नहीं लगते हैं ये सोचने में कि इसका पैटर्न क्या है, राइट। तो नंबर्स में अपने आप को अच्छा करेंगे तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं रहेगा, वरना आपको एक बहुत बड़ा भयानक फॉर्मूला लोग रटा देंगे और आप उसी में झूलते रहोगे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कह रहा है कि रमेश ट्रेवल्स बाई बस फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 44 km/h. सुरेश ट्रेवल्स बाई टैक्सी फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 77 km/h and takes 3 hours lesser time than Ramesh. What is the distance between two cities? ठीक है, रमेश शहर ए से शहर बी तक 44 km/h की औसत गति से बस से यात्रा करते हैं। सुरेश शहर ए से बी तक 77 km/h की गति से एक टैक्सी द्वारा यात्रा करते हैं और उन्हें रमेश द्वारा लिए गए समय से 3 घंटे कम लगते हैं। उन दोनों शहरों के बीच की दूरी आपको मालूम करनी है, ठीक है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका आंसर है 308। मैंने अंग्रेजी हिंदी जब भी पढ़ रहा था बीच में पैरेलली में सॉल्व भी कर रहा था, इसलिए मैं थोड़ा स्लो था, ठीक है, लेकिन मैं पैरेलली सॉल्व कर लेगा। देखिए कितना आसान सवाल है। ये कह रहा है 44 km/h, ये कह रहा है कि ये 77 km/h। आप मुझे ये बता दो कि डिस्टेंस दोनों की बात सेम हो रही है, ए से बी। जब डिस्टेंस सेम होता है तो जो स्पीड का रेशियो होता है और जो टाइम का रेशियो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। यानी स्पीड अगर 44 और 77 है, स्पीड जिसका रेशियो आप देख रहे हो कितना है 4:7, तो टाइम का रेशियो क्या हो गया 7:4। ये टाइम रेशियो है, इनके बीच का गैप कितना है 3, लेकिन यहाँ पर क्या दिया हुआ गैप 3 hours।
तो अगर आपका ये 3 गैप 3 आवर्स को करस्पॉन्ड कर रहा है, आपको पता है मल्टीप्लायर मिल गया 1 आवर, यानी ये 4 करस्पॉन्ड, ये 7 करस्पॉन्ड करेगा 7 आवर्स को, ये 4 करस्पॉन्ड करेगा 4 आवर्स को। तो 7 घंटा 44 की स्पीड मल्टीप्लाई कर लो, अंत में 8 ही आने वाला है। एक ही ऑप्शन में दिया हुआ था 8, ठीक है। या आप मल्टीप्लाई कर लो पूरा, 44 इंटू 7 विल बी 280 प्लस 28, दैट विल गिव यू 308। या फिर आप 77 इंटू 4 कर लो, 77 154 का डबल कितना आ जाएगा 308, हो गया आंसर। तो देखिए क्वेश्चंस को कॉम्प्लेक्स आप खुद बनाते हो, कॉम्प्लेक्स होते नहीं है। मेंटल कैलकुलेशन करना पॉसिबल है, उसकी ट्रेनिंग आप नहीं करते हो, आप करो, थोड़ा सा कोशिश तो करो मेंटली चीज़ों को सोचने की, करने की, सब बहुत आराम से होगा। अपने आप को लिमिट मत करिए, जब अपने आप को आप लिमिट करके रखोगे ना तो प्रॉब्लम होती है। जब अपने आप को आप खुला छोड़ दो कि मैं सोचूंगा, मैं करूंगा, मैं एक्सप्लोर करूंगा, सब चीज़ें बहुत आसानी से होंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है कि इन 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट द प्रिंसिपल इंक्रीजेज बाई 12%। तो आपको बताना क्या है कि कैलकुलेट द अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 2 years ऑन ₹20,000 एट द सेम रेट कंपाउंडेड एनुअली। करें 4 वर्षों में मूलधन 12% से बढ़ जाता है, वार्षिक चक्रवृद्धि रूप से उसी दर पे 20,000 रुपये पे 2 साल के अंत में प्राप्त धनराशि की गणना करें। देखिए पहली चीज़ तो आपको यहाँ से मिल जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका कितना हो गया जरा बताइए। आप कहोगे रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा 3% का पर एनम, कंपाउंडिंग करनी है ना, करते हैं। लेकिन जरा एक चीज़ देखो आप ध्यान से, ऑप्शन में मुझे कुछ लग रहा है कि आसानी से चीज़ें हो सकती हैं अगर ऑप्शन को देखा जाए। देखिए 20,000 है, आपने 3% लगाया। अब देखो अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो 6% का इंटरेस्ट मिलता, 6% का इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता। तो 6% का अगर इंटरेस्ट मिलता तो मुझे 1200 रुपये का इंटरेस्ट मिलता, राइट। तो आप जरा ध्यान से देखो, अगर मैं बात करता उस इंटरेस्ट की जो 1200 रुपये का इंटरेस्ट मिलता मुझे 2 साल के लिए, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करता तो वो वैल्यू आ जाती 21,200। आती कि नहीं आती, बिल्कुल आती। तो 21,200 रुपये होता सिंपल इंटरेस्ट पे 2 साल में। देखो अब इससे हुआ क्या कि जो वैल्यूज दी हुई है 21,632, 21,218 ऐसे करके दी हुई है। मुझे पता है कंपाउंड इंटरेस्ट का केस है तो वैल्यू 6% से थोड़ा सा ज़्यादा होगी, राइट। लेकिन उस थोड़ा सा ज़्यादा का क्या मतलब है ये मुझे समझना है। आप मुझे बताओ कि अगर आपने 3% को 4 बार लिया, 3% को आपने 2 बार लिया, 3% और 3%, है ना, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो आपको पता है 6.09% का होता है, 6.09% का होता है। यानी आपका ये 6% आपको लिखा हुआ है, आपको 0.09% और ऐड करना है। मैं आपसे पूछूंगा 0.09% क्लोजर टू 0.1% होगा कि नहीं होगा। 0.09 मतलब क्लोजर टू 0.1%। अब जरा 20,000 को आप देखना, और अगर 0.1% की बात करूं तो 1% आपका 200 है, 0.1% आपका 20 के आसपास होगा। यानी आपका जो आंसर होगा ना वो कहीं दूसरे ऑप्शन के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आप भी मत करिएगा, ठीक है। ऐसी चीज़ें हो जाती हैं आसानी से। फिर से समझा देता हूँ कि 4 साल में सिंपल इंटरेस्ट अगर 12% है तो 3% का इंटरेस्ट हुआ पर एनम। 2 साल कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर रहा है, लेकिन मैं सिंपल इंटरेस्ट के टर्म्स में सोच रहा हूँ। तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल का कितना होगा। आप कहोगे कि सिंपल सी बात है 6% लगाना है, 1% आपका 200 होगा, 200 इंटू 6 निकाल लिया, 1200 रुपये हो गए। 1200 इसमें जोड़ दिया, 21,200 मैंने लिख दिया। अब मैंने कहा कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा टोटल वो कितना होगा, 6.09% का होना चाहिए। 6% मिला के इतना हुआ, 0.09% और चाहिए सर। मैं कहूँगा सर 0.1% जो होगा, मतलब जो इसके बहुत करीब है 0.1%, वो 20 के बराबर है। तो 0.09% क्या होगा, 20 से थोड़ा सा ही कम होगा। यानी जो आंसर आपका आने वाला है वो ये देखो, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये तो बहुत बड़े बड़े ऑप्शन लिखे हुए हैं, आप देखो ना 20 से लेके और यहाँ पर 22 में ना 22% से ज़्यादा वैल्यूज लिखी हुई हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट पे 3% अगर आपने 2 बार लगाया तो 22% कहाँ से आ जाएगा, नहीं आएगा। समझ रहे हो आप। तो ये बहुत ही वाहियात ऑप्शन थे, इनको रिजेक्ट करना चाहिए था आपको, ठीक है। ये हो ही नहीं सकते। आप इवन सिंपल इंटरेस्ट देखो, 4 साल का इंटरेस्ट 12% है, अगर आप 12% लगा दो 20,000 पे तो 2400 रुपये जुड़ेगा। समझ रहे हो। ये दोनों ऑप्शन अगर आप 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट उठा के लगा दो ना, तब जाके जो है ये वैल्यूज कहीं मैच करती हुई दिखेंगी, इस रेंज के पास पहुंचेंगे। लेकिन यहाँ तो बात 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट की हो रही है, बहुत पास में होगा, तो इसलिए आसानी से आंसर आ सकता है बिना समस्या के। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। 498 कह रहा है कि डिफरेंस निकालो इस अमाउंट पे एट 10% इन 1 ईयर कंपाउंडेड एनुअली एंड सेमी एनुअली। 10% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज और अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से गणना करने पे अर्जित ब्याज में कितना अंतर आने वाला है। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ ताकि आप गलत ना हो जाओ।
देखिए पहली बात तो ये कि अगर आपने हाफ ईयरली लिया, 10% एनुअल कंपाउंडिंग हो रही है, तो 5% के हिसाब से अगर हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करोगे, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करोगे अर्धवार्षिक, तो 5% आएगा। इसका जो नेट रिजल्टेंट होता है 10.25% होता है। CISI में इस चीज़ को मैं बता चुका हूँ आपको। और जो 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, अगर एनुअल कंपाउंडिंग है तो 10% होगा। इनके बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 0.25% का। बेस क्या है देखो ये, ठीक है, 2.25 आया, ये बेस है, तो पता है आंसर जो भी होने वाला है ना वो 25 से शुरू होगा, क्योंकि इसको परसेंटेज एक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन, लेकिन जीरो कहाँ लगाना है इसका ध्यान रखना है। अब देखो 0.25% है, 0.25% का मतलब 1% निकालो पहले। देखो 1% की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 10,000 आ गई। अब ये क्या होता है 0.25%, 1/4 होता है 1% का, तो 10,000 का 1/4 आपका कितना हो जाएगा, 2,500। इतनी आसानी से आंसर आ जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 करते हैं। कह रहा है कि बैंक गिव्स ₹25,000 ऑन ए सेविंग ए सर्टेन प्रिंसिपल इन 2 years at 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट। हाउ मच विल द बैंक गिव ऑन द सेम प्रिंसिपल इन 4 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली। एक बैंक एक निश्चित मूलधन की बचत करने पर 2 वर्षों में 8% की ब्याज दर से 25,000 रुपए देता है। सालाना चक्रवृद्धि ब्याज दर से 4 वर्षों में उसी मूलधन पर वह बैंक कितना ब्याज देगा। देखो यहाँ पूछ रहे हैं ब्याज कितना देगा, यहाँ कह रहे हैं कि हाउ मच बैंक गिव, राइट। तो क्वेश्चन में फिर से एक कन्फ्लिक्ट है। और दूसरा क्या है ना कि जो ब्याज का अमाउंट है ना वो इतना ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है। ये टोटल अमाउंट दिया हुआ है, 25,000 रुपये उसको मिले इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, है ना। तो ब्याज जो कंपाउंड इंटरेस्ट आप 4 साल में निकालो जाओगे वो इतना बड़ा नहीं आने वाला है, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को पहली बात तो ये कि ऑप्शंस को अगर आप ध्यान से देखो तो 27 और 27 क्लोज हैं, 29 और 29 क्लोज हैं, ठीक है। फिर भी कोशिश करते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करने की, क्योंकि अगर आप ट्रेडिशनल प्रोसेस में इसमें गए इस क्वेश्चन में तो वो क्या करेगा कि वो क्वेश्चन तो आसानी से आप सॉल्व कर लोगे ट्रेडिशनल प्रोसेस से, है ना, लेकिन वो कैलकुलेशन बनने वाली है। तो इसमें जो कंपाउंड इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होती है, जब 4 सालों का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस भी नहीं है, स्टैंडर्ड परसेंटेज भी नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है कि प्रॉब्लम आती है आपको कैलकुलेशन में। तो जब मैं कैलकुलेशन वर्कशॉप कराऊंगा तो शायद मैं आपको इस तरह की क्लैरिटी दे पाऊंगा और शायद फिर आप मेरी कैलकुलेशन को समझ पाओगे इस तरह के सवालों में भी। ये क्वेश्चन डेफिनेटली कैलकुलेटिव है, ठीक है, इसमें कैलकुलेट हमें करना ही पड़ेगा, लेकिन वो जो कैलकुलेशन है वो भी समझने के लिए मुझे पहले आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन में ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, वरना ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी। फिर भी मैं इस क्वेश्चन में अभी 2 ऑप्शन एलिमिनेट करा के छोड़ देता हूँ, स्ट्रक्चर भी मैं आपको क्लियर करा देता हूँ, क्योंकि मुझे 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हुए साफ साफ दिख रहे हैं। और जब हम थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्कशॉप आपको करा देंगे तो इसकी मैं पूरी कैलकुलेशन आपको दिखाऊंगा कि ऑल्दो ये कैलकुलेटिव है, इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा बेहतर तरीके से कैसे छोटे करके हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आंसर्स भी बहुत पास में है। 27,000, 27,080, 29,000, 29,160, लेकिन मुझे दिख रहा है 2 ऑप्शन एलिमिनेट होते हुए। उसको मैं पहले आपको साफ साफ दिखाता हूँ, 2 एलिमिनेट करेंगे। ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर तो आपको मालूम है। देखिए क्या क्वेश्चन है, 16% बढ़ाया तो 25,000 मिल गया। अब ये कह रहे हैं कि भाई 8% से 4 बार बढ़ा दो, ठीक है, एनुअल कंपाउंडिंग कर दो, तो 8% से 4 बार बढ़ाने के बाद मुझे ये वैल्यू क्या मिलने वाली, ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछ रहे हैं। तो यहाँ से आपको ये मिल जाएगा प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल यहाँ डालो, 8% 4 बार बढ़ाओ तो ये निकालना, लेकिन 8% वही 4 बार बढ़ाना और वो भी स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं है, उस केस में कैसे करोगे आप, है ना। तो वो चीज़ मैं आपको एक सेपरेट कैलकुलेशन वर्कशॉप में जो थोड़ी सी कैलकुलेशन की आपकी थोड़ी आदत में डाल दूंगा, तो मैं वो भी आपको आसानी से सिखा दूंगा कि इवन क्लोजर ऑप्शंस कैसे आप चीज़ें आसानी से कर सकते हो। बट स्टिल इन सवालों में मैं आपको पहले ये दिखा देता हूँ कि कैसे 2 ऑप्शन मैंने क्विकली एलिमिनेट किए हैं। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर पहली बात मुझे एक चीज़ समझ में आ गई कि ये अगर 25,000 है आपने बोला, और ये वैल्यू आपने बोला कितना है सर, 16% है, ठीक है, मुझे ये निकालना है रफली, तभी तो मेरा आंसर आएगा। तो रफली अगर मुझे ये निकालना है तो मैंने दिमाग में देखिए एक चीज़ पता है कि ये 20 से बड़ा होगा। कैसे भाई, 20 होता तो 20 और 25 के बीच में जो गैप होता वो 5 का होता, 25%, 20 से 25 का मतलब 25% होता है चेंज। ये 16 ही दिया हुआ है। मैंने कहा ओके 21 ले लूँ। अगर आपने 21 लिया तो आप कहोगे ये वैल्यू बनेगी 3 बटे, ये वैल्यू आपकी बनेगी कितनी, 4 बटे 21। तो अगर ये वैल्यू आपकी 4 बटे 21 बन रही तो 1/21 आपको पता है कि नहीं पता है, ठीक है, 4.7% होता है आसपास लगभग 1/21, नहीं पता। देखिए सर आपको 7 पता है ना, 14.28, उसको 3 से डिवाइड कर दो, 1/21 आ जाएगा। देखो आप 3 4 जा एंड 3 7 जा रफली, छोड़ दो इतने ही, 4.76 होता है एग्जैक्टली, बट 4.7 से काम बनेगा आपका। 4 × 4.7 आपने निकाली तो आपको वैल्यू देखो 18 से ज़्यादा मिल रही है। 18 से ज़्यादा आपको चाहिए कितना, 16%, यानी इससे ज़्यादा चाहिए 21 से। तो मैंने कहा 22 ले लेता हूँ। 22 आपको देगा 3/22। 1/22 कितना होता है, लगभग 4.5% होता है। मैंने परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन में चीज़ें बताई है। 4.5 × 3 अगर आप निकालने के 13.5 मिलेगा, चाहिए 16, यानी 21 से 22 के बीच में आपका ये प्रिंसिपल आने वाला है, ठीक है। तो ये आपका लगभग 21 से 22 के बीच में आने वाला है 21.5,
ठीक है, लगा लेते हैं लगभग। जब हमने लगाया तो ये डिफरेंस मुझे कितना मिला, 3,500, यानी 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 3,500 है। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, 7,000 होगा। तो 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 7,000 होने वाला है तो आप मुझे बताओ 21 और 7 अगर आप जोड़ते हो तो 28,500, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे अमाउंट होगा 4 साल में। ठीक है, कितना, 28,500। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे होगा। तो अगर सिंपल इंटरेस्ट पे होगा तो ये तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, 2 ही ऑप्शन बचे, 29,000 और 29,160। ठीक है, तो कम से कम 2 ऑप्शन मैंने आपको क्विकली एलिमिनेट करके यहां पर बता दिए। अब देखिए आगे की जो कैलकुलेशन है ना उसमें थोड़ा सा एक्यूरेट होना पड़ेगा हमें, और साथ में जो कैलकुलेशन है 8% की 4 बार वो आपको करनी पड़ेगी। तो मैं एक सेपरेट वीडियो में आपको ये क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन उसके पहले मुझे कैलकुलेशन वर्कशॉप आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिखाना पड़ेगा कि नॉन स्टैंडर्ड परसेंटेजेस में भी कैसे इसको डील करते हैं। प्रोसेस आपको क्लियर है, आइडिया क्लियर है। इस क्वेश्चन में इन दोनों ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट करना है, थोड़ा सा मुझे एक बार कैलकुलेशन वर्कशॉप कराने दीजिए, क्योंकि मैं अभी चीज़ें करूंगा तो फिर आप कमेंट्स में यही बोलोगे कि समझ में नहीं आया, ऐसे कैसे करेंगे कैलकुलेट, ऐसे कैलकुलेशन तो एग्जाम में नहीं हो पाएगी, ये क्वेश्चन तो छोड़ ही देना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा इंतजार करिए, इसको मैं एक बार कैलकुलेशन वर्कशॉप कराने के बाद आपको शायद ये चीज़ें मैं कन्विंसिंगली आपको समझा पाऊंगा कि हाँ ये कैसे होगा। ठीक है, बाकी आपको उम्मीद करता हूँ स्ट्रक्चर क्लियर है। क्वेश्चंस में कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन की तरफ प्रोसीड करना है, जिन क्वेश्चंस में आप सोच भी नहीं सकते हो वहां भी मैं ऑप्शन एलिमिनेट कर सकता हूँ। ठीक है, पॉसिबल है, लेकिन थोड़ा सा आपको आपकी कैलकुलेशन की स्किल को एनहांस करना पड़ेगा। तो इसको मैं अभी यहीं रोक रहा हूँ। स्ट्रक्चर क्लियर है, कैलकुलेट करने लगोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा, उसका कोई मुद्दा ही नहीं है। लेकिन वर्कशॉप के बाद मैं इसको आपको फिर से कराऊंगा और तब मैं आपको दिखा पाऊंगा कि ये दोनों ऑप्शन में भी पॉसिबल है। जब इतने क्लोज आंसर है तो कैसे हम कैलकुलेट करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 500 कह रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंटेज इफ सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन ए सर्टेन सम फॉर 3 years इज ₹900 एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट अर्न फॉर 2 years इज 636, जो आपको दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर पता चल रहा है कि 12% है। हिंदी में सवाल पढ़ देता हूँ पहले। यदि एक निश्चित धनराशि पर 3 साल में अर्जित किया गया साधारण ब्याज ₹900 है और 2 साल में अर्जित किया गया चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ, तो ब्याज दर बताओ। सिंपल इंटरेस्ट का 900 है 3 साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का कितना होगा, 300, यानी पहले साल का इंटरेस्ट कितना हो गया, 300। और कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का अगर 636 है तो पहले साल में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट बराबर होते हैं एनुअल कंपाउंडिंग के केस में, तो वो भी 300 हो गया। यानी दूसरे साल का इंटरेस्ट कितना है, 336। CICI टॉपिक में मैंने आपको ये चीज़ बताई थी कि इंटरेस्ट का रिलेशनशिप भी वही होता है जो प्रिंसिपल और अमाउंट का होता है। हर एक साल में इंटरेस्ट भी क्या होता है, एक रेट परसेंट से बढ़ता है। वो रेट परसेंट क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। 300 से 336 अगर हो रहा है तो ये 12% का चेंज है, यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12%। ठीक है, तो देखिए इसके साथ एक पूरी कंप्लीट सीरीज मैंने कंप्लीट कर दी है, जो मैं चाह रहा था कि कहीं ना कहीं बच्चों के सामने ये सारे पेपर्स एक बार आएँ, उनके एक्सप्लेनेशंस आएँ, ताकि वो समझ पाएँ कि आखिर क्वेश्चन कैसा था। तो उम्मीद करता हूँ ये सारा डिस्कशन देखने के बाद कम से कम आप ये नहीं बोलोगे कि ये पेपर डिफिकल्ट था। मैं एक ही चीज़ बोलता हूँ कि ये पेपर डिफरेंट था, डिफरेंट, और वो भी कुछ ही एस्पेक्ट में था। अरिथमेटिक के क्वेश्चन में क्या ही दम है, कुछ भी नहीं था। मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम में कुछ क्वेश्चंस थे जो कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट लगे होंगे, बट दिस पेपर वाज डिफरेंट, इट वाज नॉट डिफिकल्ट। तो डिफरेंट पेपर को डील करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है सर। आप अपने लॉजिक और कॉमन सेंस का इस्तेमाल करिए, ताकि आप अपने आप को रेस्ट्रिक्ट ना करें कि ये सवाल मैंने लगाया तो ही मैं लगा सकता हूँ, ये सवाल मैंने नहीं लगाया तो मुझसे नहीं होगा। ये एटीट्यूड बदलिए, आप अपने आप को थोड़ा फ्री छोड़िए, थोड़ा सा ऐसा बनाइए कि आप एनालाइज कर सको, आप अपने लॉजिक का इस्तेमाल कर सको। चीज़ें बहुत आसान है, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत है, लिमिटेड स्कोप में करने की पढ़ाई। बहुत ज़्यादा थियरम्स नहीं रटने, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं रटने, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करना है। तो यहाँ पर होगा कि आपका एफर्ट जब डायरेक्टेड होगा, सही दिशा में आप काम करोगे, तो आपको मेहनत भी कम करनी पड़ेगी रेस्पेक्टिवली जितना आप मेहनत करते हो उन फॉर्मूलों को रटने में, और चीज़ें पक्की होंगी, उनका इस्तेमाल करके पेपर आराम से होगा। तो पेपर वॉज नॉट डिफिकल्ट, आज से ये नारा मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान रखना। पेपर वॉज नॉट डिफिकल्ट, इट वॉज डिफरेंट। और फिर से बता रहा हूँ, पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा, डिफरेंट आ सकता है। तो कैसे तैयारी करनी है वही तो बदलना है आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको अंडरस्टैंडिंग के साथ काम करना है, फॉर्मूले नहीं रटने हैं। आप पूरे पेपर को देखो मैंने किस तरीके से सॉल्व किया, और जाके लगाना हिसाब कि मैंने कितने फॉर्मूले लगा दिए। और अब मैं इस कन्विंसिंगली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैंने ये 700 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाए, इसलिए बोल रहा हूं। मैंने ऐसा नहीं स्टेटमेंट दे रहा हूं कि पेपर के पहले ही कोई स्टेटमेंट दे रहा हूं या बिना कुछ कराए हुए स्टेटमेंट दे रहा हूं। ये स्टेटमेंट अब मैं दे रहा हूं विद फैक्ट्स, सब कुछ आपके सामने है। आप इतने समझदार हो कि आप ये खुद डिसाइड करो कि पेपर क्या था और आपको अपनी तैयारी में कैसा एलिमेंट चाहिए। मैंने कुछ सेलेक्टिव क्वेश्चंस नहीं कराया, मैंने हर तरह के सवाल कराए, जो आपको कठिन लगे, आसान लगे, सब कुछ कराया। मुझे कुछ भी कठिन नहीं लगा, आपको लगना भी नहीं चाहिए। ये कठिन और आसान का जो वोकैबुलरी है ये अपने दिमाग से हटा दो। आप एनालिसिस करना शुरू करो, आपको जो भी नॉलेज है
उसके बेसिस पे हर एक सवाल में, हर डायमेंशन में सोचने की कोशिश करो। जब आपका थॉट प्रोसेस पावरफुल हो जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं कि आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। और एक बात और बताता हूं, फॉर्मूले जो एक आपके दिमाग में बैठे हुए कि जब तक मुझे सारे फॉर्मूले नहीं आएंगे मैं सवाल नहीं कर सकता हूं, ये बहुत बड़ा मिथ है, इसको आप दिमाग से निकाल देना, ठीक है। मैं कहीं जा नहीं रहा हूं, अगले साल फिर से पेपर होगा, फिर से सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं करने दीजिए, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं हूं, ठीक है। फिर से पेपर आएगा, फिर से सॉल्व करूंगा, ऐसे ही करके दिखाऊंगा, इसी स्किल्स के साथ करके दिखाऊंगा, मुझे कोई नई स्किल नहीं गेन करनी उसके लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस पर काम करेंगे। और बाकी एप्ट्रिक्स के चैनल पे बहुत कुछ आएगा, ऐसा नहीं कि ये सीरीज खत्म हो गई तो हमने चैनल में वीडियो डालना बंद करेंगे, अभी बहुत कुछ आपके लिए आएगा। चैनल फॉलो करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ते रहिए। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।